Hi everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो बेसिकली हम 2024 के CBSE के PYQs कर रहे हैं। तो इस PYQ सीरीज़ में ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ बीइंग कवर्ड। PYQs करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस ही नेक्स्ट ईयर के बोर्ड्स में आने वाले हैं और इस साल के प्री बोर्ड्स में पूछे जाने वाले हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन के ही मतलब बोर्ड के एक्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही हमें पता चलेगा कि आजकल बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस टाइप की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो PYQ के आज हम करेंगे 2 मार्कर्स में जितने भी 2024 के बोर्ड्स के सेट्स होते हैं, टोटल CBSE 15 सेट बनाता है। 5 मेन सेट होते हैं, 3 उसके सबसेट, सो बेसिकली 15 पेपर्स होते हैं, प्लस उसके साथ कंपार्टमेंट के भी 3 सेट होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर रहे हैं और साथ में इम्पॉर्टेंट बेसिक्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि ये सब करने के बाद इवन वेक्टर्स चैप्टर की भी अच्छी तरह से रिविजन हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Find the position vector of point C which divides the line segment joining points A and B having position vector this and this respectively in the ratio 4:1 externally। फिर हमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है और उसके बीच में कहीं C लाई करता है। C जो है उसको 4:1 रेशियो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तो अगर हम उसको इंटरनली ही या फिर इसको ऐसे ले लो, C उसको 4:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो अगर C होगा तो यहाँ पे ये A to C रेशो 4 होगी और B to C रेशो होगी 1। तो हम इसको कैसे करेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे हमें A का और B का पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि उसका O से, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो OA जो हमें गिवन है विच इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो A के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर A ले लेते हैं और B के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर B ले लेते हैं और C के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर C ले लेते हैं। तो C इसको 4:1 रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो 1 जो है 4 जो है वो C के साथ मतलब जब 4:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे 4 जो रेशो है वो B के साथ आएगी। तो 4B एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू, जैसे A एंड B को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो MB माइनस NA अपॉन M माइनस N होगा। तो यहाँ पे MN की जगह है 4 and 1, तो 4B माइनस 1 इंटू A अपॉन M माइनस N मतलब 4 माइनस 1 विच इज़ 3। तो ये तो 1/3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज़ 3। B वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B का जो पोजीशन वेक्टर है ये है -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। इसमें से हम A वाला वेक्टर माइनस करेंगे तो A का वेक्टर है ये वाला, तो -i कैप, साइंस चेंज हो जाएंगे ना, -2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C जो कि इसको 4:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमें AB इज टू BC के मैग्नीट्यूड की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले AB वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। AB वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये जो B वेक्टर है उसमें से A वेक्टर, सेकंड में से फर्स्ट वाला वेक्टर माइनस करके निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे OB माइनस OA। जो B वेक्टर है वो ये है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और जो OA वेक्टर है वो ये है, साइन चेंज हो जाएंगे, -i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा -2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब हम AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो AB का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो भी i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम। तो -2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। तो ये आया 3। अब हमें निकालना है BC वेक्टर। BC वेक्टर जो होगा वो होगा OC माइनस OB। तो OC वेक्टर ये था जो हमने अभी निकाला था, -5/3
आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 5/3 के कैप। इसमें से हम माइनस करेंगे ओ बी वेक्टर जो कि ये है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। साइंस चेंज हो जाएंगे तो प्लस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस 5/3 प्लस 1, क्योंकि जब आई कैप वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो माइनस 5/3 प्लस 1 होगा विच इज़ माइनस 2/3 आई कैप एंड 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3 जे कैप एंड 5/3 माइनस 1 इज प्लस 2/3 के कैप। अब हमें बी सी का निकालना है मैग्नीट्यूड। तो बी सी का जो मैग्नीट्यूड होगा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज 4/9 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, तो ये √9/9 आएगा विच इज़ सिंपली 1। तो ए बी इज टू बी सी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी रेशो आएगी, ये 3 आया था ये 1 आया है, तो रेशो इज 3:1 जो कि इसका आंसर है। तो दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, प्रूव दैट ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। स्टेट द कंडीशन। सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। साथ में एक एन कैप भी आता है विच डिनोट्स द डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। एन कैप जनरली हम कैलकुलेशंस के लिए सॉल्व नहीं करते, पर हमें मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इस साइड भी देखो ए का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर से मैग्नीट्यूड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। बट हम बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो होगा इसकी पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है, पर जब हम मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लेंगे मैग्नीट्यूड या मॉडुलस दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो -1 to 0 जो नेगेटिव वैल्यूज़ वो तो आएंगी नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो -1 to 1 के बीच में साइन थीटा लाई करता है, तो साइन थीटा का जो मॉड होगा वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। अब देखो इसकी वैल्यू अगर 0 होगी फिर तो चलो दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट अगर इसकी वैल्यू हाफ होगी तो हाफ होगी साइन थीटा की वैल्यू, तो ये ए क्रॉस बी जो है हाफ लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ ए इंटू हाफ ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 1 लेंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू मतलब थोड़ी डिफरेंट आएगी, ये वाली वैल्यू लेस आएगी हाफ ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब हम साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे तो ए क्रॉस बी जो है वो ए एंड बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, तो इसकी वैल्यू जो होगी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उसका प्रोडक्ट। तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू आएगी, मोर देन तो आएगी नहीं, क्योंकि देखो 1 पे तो इक्वल आ रही है ना, तो 1 से नीचे 0 to 1 वाले में वो कम आएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है स्टेट द कंडीशन अंडर विच इक्वालिटी होल्ड्स दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस। तो इक्वालिटी किस केस में होगी, मतलब ये जो है इक्वल टू ए बी साइन थीटा कब होगा, जब इसके इक्वल कब होगा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये होगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। तो ए एंड बी कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड पे 1 बचा, मतलब साइन थीटा इज 1। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इज π/2। तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है, व्हेन थीटा इज π/2। तो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन सिर्फ थीटा इज इक्वल टू π/2 आंसर नहीं होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/2। ए एंड बी के बीच में जब एंगल π/2 होगा तो उसका क्या मतलब होता है, 90 डिग्री तभी होता है ना जब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये कंडीशन होती है ए इज परपेंडिकुलर टू बी इफ एंड ओनली इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी।
तो ये हमारी कंडीशन आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए बी एंड सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये तीनों जो है यूनिट वेक्टर्स गिवन है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है। तो पहले ये लिख लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों की वैल्यू इक्वल टू 1 है, ये हमें गिवन है। सच दैट ए प्लस बी माइनस सी इज 0 वेक्टर, तो ये भी गिवन है, a प्लस बी माइनस सी वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड c। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। एंगल बिटवीन a एंड c जब निकालना है ना, तो पता क्या किया करो, यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स को एक साइड रखो और दूसरे वेक्टर को, जो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं निकालना उसको दूसरी साइड ले जाओ। तो हमें a एंड c के बीच में निकालना है, तो a माइनस सी को इस साइड रखोगे और b को उस साइड ले जाओगे। फिर उसके बाद ना दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट लोगे खुद के साथ, तो a माइनस सी डॉट a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस b डॉट माइनस b। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट लोगे। जब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a डॉट a हो जाएगा। जब भी हमेशा इस टाइप की टर्म्स होती है ना, तो दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लिया करो, डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ। एक्चुअली हम करते क्या है कि a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी आ गया ना, तो उसको हम होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वो सेम चीज़ तो कर सकते हैं, तो इसीलिए होल स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड। तो a डॉट ए हो गया, a और c का जो प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट a डॉट c होगा माइनस सी डॉट a, एंड माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस सी डॉट सी, और राइट हैंड साइड पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास बचा बी डॉट बी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि ए डॉट ए क्या होता है। ए डॉट ए इज ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब अब ए एंड ए के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, और ए का मैग्नीट्यूड भी 1 गिवन है, तो ये भी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स a डॉट a को हम लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर विच इज़ 1, एंड c डॉट a, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो a डॉट c डॉट a के बराबर होता है, तो ये भी a डॉट c हो जाएगा, ये भी a डॉट c, तो ये -2 a डॉट c हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये 1 तो है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा है कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि कॉस 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस विल बी 1, तो सिर्फ ये दोनों बच गए, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 है तो पुट कर देंगे, पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देन c का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a अगर a का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर होगा तो c डॉट c एंड b डॉट b भी उसी वे में होंगे, तो ये भी 1 है। a डॉट c भी 1 है, इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 है 2, उस साइड जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, माइनस माइनस कट गया, a डॉट c की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमें एंगल निकालना है ना इसके बीच में, तो इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों 1 है तो कॉस थीटा 1/2 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, तो इस केस में थीटा की वैल्यू आएगी π/3, तो यही हमें निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। अब देखो फर्स्ट लाइन में ही कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर्स भी है, तो ये लिख लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तीनों इक्वल टू 1 है, दिस इज गिवन। उसके बाद दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी परपेंडिकुलर हो आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो a डॉट b जो होगा वो भी 0 होगा, b डॉट c इज ऑल्सो 0 एंड c डॉट a इज ऑल्सो 0। डॉट प्रोडक्ट देखो कम्यूटेटिव होता है, अगर a डॉट b 0 होगा तो b डॉट a इज ऑल्सो 0, b डॉट c 0 है तो c डॉट b इज ऑल्सो 0, c डॉट a 0 है तो a डॉट c इज ऑल्सो 0।
Now theta is the angle between A and 2A plus 3B plus 6C. Find the value of cos theta. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. A डॉट 2A प्लस 3B प्लस 6C. तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा A का मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर साथ में कॉस थीटा. और लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट का वैसे फॉर्मूला लगा लेते हैं, मतलब इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू ए डॉट ए प्लस 3 ए डॉट बी प्लस 6 ए डॉट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 और ये हो जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट इज 7. क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना तो प्लस माइनस 7 नहीं लेना, सिर्फ 7 लेना है. और ये हो गया कॉस थीटा. और यहाँ पे हमें पता है कि ए डॉट ए जो होता है वो ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 होगा. देन ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है क्योंकि हमें गिवन है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो 2a का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 7 कॉस थीटा. तो इसकी वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 7 कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/7. तो हमें कॉस थीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो ये सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ a and b be two non-zero vectors such that a plus b is perpendicular to a and 2a plus b is perpendicular to b, then prove that b का मॉडुलस is equal to √2 magnitude of a. तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब परपेंडिकुलर की हमें कंडीशन गिवन है तो उस केस में क्या होगा, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा बाय डेफिनेशन. तो a प्लस बी डॉट a इज इक्वल टू 0. इसको ले लेते हैं a डॉट a प्लस b डॉट a इज इक्वल टू 0. a डॉट a मतलब a का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0. इससे a डॉट b की वैल्यू निकाल लो विच इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर. नेम इट इक्वेशन 1. अब हमें गिवन है कि 2a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू b. तो अगर ये b के परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो भी इक्वल टू 0 होगा. तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. a डॉट b की वैल्यू हम इसमें से पुट कर देंगे माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर प्लस ये 2b था साथ में प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज यूजिंग इक्वेशन 1. अब b का मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर. तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो b का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे हो जाएगा √2 मैग्नीट्यूड ऑफ a. तो ये हमारा आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिगर गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. फिगर इसलिए गिवन है ताकि हमें पता चल जाए ABCD की पोजीशन कहाँ पे है. तो AB की वेक्टर की वैल्यू 2i कैप, ये देखो AB यहाँ पे गिवन है. तो AB का जो वेक्टर होगा इसकी वैल्यू हमें गिवन है और DB की वैल्यू गिवन है. तो हमें AD निकालना है. यहाँ पे देखो ये जो नोटेशन है इसमें जो DB है इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, AB की डायरेक्शन इधर है और DA की डायरेक्शन इधर है. जब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो DA प्लस AB, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है ना तो इन दोनों का सम इसके रिजल्टेंट के इक्वल होगा. रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में है मतलब DA प्लस AB DB के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ऑर्डर ना हमें करेक्टली लेना है क्योंकि ये दो साइड्स जो है ना D टू A जा रहा है तो DA लिखना है, DA प्लस AB. क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है तो DA प्लस AB जो होगा दैट इज इक्वल टू, इनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो सेम ऑर्डर में नहीं होता, नहीं तो तीनों का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा.
तो इसका रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में है, रिजल्टेंट इज फ्रॉम डी टू बी, तो डी टू बी ही लेना है। अब यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू गिवन है, डी बी की वैल्यू गिवन है, तो डी ए निकाल लेते हैं। डी ए हो जाएगा डी बी माइनस ए बी। डी बी वैक्टर जो है वो है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, एंड ए बी वैक्टर के जो है माइनस कर रहे हैं ना, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। 3 माइनस 2 इज i कैप, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2j कैप, 2 माइनस 5 इज माइनस 3k कैप। तो हमें तो ए डी वैक्टर निकालना था, ये आया है डी ए वैक्टर। जो ए डी वैक्टर होता है, जब हम इसका ऐसे नोटेशन चेंज कर देते हैं ना, डी टू ए है उसकी जगह ए टू डी होगा, तो वो नेगेटिव ऑफ डी ए हो जाएगा। तो उससे हमारे पास ए डी वैक्टर जो आया वो आया नेगेटिव ऑफ डी ए, मतलब माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमारा ए डी वैक्टर तो आ गया। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी निकालते हैं हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल वेक्टर्स हैं। एक ए बी है और एक ए डी है। देखो ए बी एंड ए डी जो है ऑपोजिट, मतलब ये और ये, इनमें से एक लेना है और इन दोनों में से एक साइड लेनी है। तो जब भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो वो हम क्या करेंगे, एरिया जो होगा वो होगा, क्योंकि ऐसे दो वेक्टर्स लेने हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पे ए डी है और ए बी है, तो इनिशियल पॉइंट सेम ऐसे कोई चूज किया करो। ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड होगा। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए डी निकालेंगे। तो ए बी क्रॉस ए डी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट रो होगी आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए बी के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। ए बी के कोफिशिएंट्स है 2 माइनस 4 5, फिर ए डी के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं विच इज माइनस 1 2 3। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा आई कैप, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, माइनस 12 माइनस 2 इंटू 5 इज 10, तो माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप इंटू यहाँ पे इसको और इसको हटा के 2 इंटू 3 6, माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू ये वाला कॉलम और रो, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम हटा दो, तो 4 प्लस ये भी प्लस 4 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वेक्टर आ गया हमारे पास विच इज ए बी क्रॉस ए डी माइनस 22 आई कैप माइनस 11 जे कैप। पर हमें अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एरिया निकालने के लिए। तो ये होगा रूट ऑफ माइनस 22 का होल स्क्वायर 22 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। देखो 22 जो होता है वो 11 इंटू 2 होता है। थोड़ी इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 22 स्क्वायर को 11 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से जब 11 स्क्वायर कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 4 प्लस 1 5, 11 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 11 स्क्वायर आ रहा है ना, तो 11 बाहर आ जाएगा 11 रूट 5। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 11 रूट 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे सीबीएसई के जितने भी 2 मार्कर्स पीवाईक्यू पूछे गए थे वो सारे कवर हो गए हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन फॉलोइंग द वीडियोस, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।